टेस्ट एंड टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ फेमस इन्फ्लुएंसर मिसेस इंडिया क्वीन, मिसेस इंडिया यूनिवर्स, मिसेस परिधि भटनागर हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहला सवाल, क्योंकि हम चित्तौड़गढ़ से आते हैं और आपने शुरुआत भी चित्तौड़गढ़ से ही करी, लोग कहते हैं कि चित्तौड़ एक छोटा शहर है। तो जब आपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करी तो लोगों में क्या सोच थी और आपको कब लगा कि हाँ मैं इसको सीरियसली ले सकती हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि चित्तौड़गढ़ छोटा शहर तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही डेवलप शहर है। मैं चित्तौड़गढ़ को कभी छोटा नहीं मानती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी मैं कोई चीज़ करती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ तो उससे सीरियस वे में ही करती हूँ। मैंने कभी भी किसी चीज़ को स्टार्ट किया है तो टाइम पास की तरह नहीं लिया। शुरू से मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे इसे लंबा लेकर जाना है और इसे सीरियस वे में लेना है। और क्योंकि नया था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की ना तो कोई कंटेंट चलता था, ना किसी के दिमाग में इस तरीके की सोच थी कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद चैलेंजिंग है, बट मुझे पता था कि इसे किस नोट पर लेकर जाना है और कैसे लोगों को सीरियस करवाना है। मैंने लोकल बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट किया। मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, और जब फूड ब्लॉगिंग करी इनिशियल फेज में और लोगों की जब शॉप्स पर रश होना स्टार्ट हुआ दूर से, क्योंकि हमारा टूरिस्ट प्लेस है तो दूर से लोग भी आके उस रील को देख के उनके वहाँ पर आए, टेस्ट किया, उनका बिजनेस बढ़ा। तो अपने आप लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि यार ये चीज़ चल रही है और इसको सपोर्ट भी करना चाहिए और ऑफकोर्स अपने बिजनेस का प्रमोशन भी करवाना चाहिए और इनसे कंटेंट बनवाना चाहिए। तो चीज़ें धीरे धीरे सक्सेस वे में गई और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, लोगों के पर्सनली कॉल आते थे, आपने वो बनाया ना, पुरानी यादें ताज़ा कर दी। जैसे सपोज चित्तौड़गढ़ में मैंने रबड़ी का शूट किया था, जो लोग चित्तौड़ छोड़ के चले गए ना, उनका कॉल आया कि आपने वो पुरानी गलियों में जाकर हमको पुराना टेस्ट याद दिला दिया। तो अब मन कर गया पैक करके भिजवाओ इसे। तो यस, ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट मिला मुझे चित्तौड़गढ़ से और लोगों ने हंसते हंसते एक्सेप्ट करा मैंने जो ये नई चीज़ स्टार्ट करी थी उसको। ओके, जैसे कि आप मिसेस इंडिया क्वीन हैं, रह चुकी हैं, टाइटल आपके पास रहा, मिसेस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं, कैसी जर्नी रही आपकी टाइटल जीतने के लिए और कैसा क्या स्ट्रगल रहा उससे? मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्यूटी पेजेंट्स में जाऊंगी। ओके। हाँ, बट एक ड्रीम था। जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी और मैं उनको बोलती थी अगर इस होर्डिंग पे मेरा फोटो लगा हुआ रहे तो आपको कैसा लगेगा, और मेरे हस्बैंड का होता था कि परिधि क्या मतलब कैसी बातें करती, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब चीजें सोचना, इतना बड़ा सोचना, ऐसा लगता है ठीक है ये तो अपना एक सपना है। मुझे नहीं पता था कि सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो ऑफकोर्स बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आती हूँ। मैं मध्य प्रदेश के कुकड़ेश्वर से हूँ, बिलोंग करती हूँ। मेरा एजुकेशन वहाँ से हुआ है और मास्टर्स वगैरह सब मैंने चित्तौड़गढ़ से किया। तो यहाँ पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। दूसरा ये चीज़ थी, फैमिली का सपोर्ट था, तो मुझे एक वो मिल गया था, एक बैकबोन मेरी स्ट्रांग थी कि हाँ मुझे कुछ करना है। और जब मैं वहाँ पहुँची, तो जब मैं मिसेस इंडिया में गई तब भी मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग थे और उनको compete करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और उससे ज़्यादा मुश्किल मुझे तब हुआ जब मैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स में गई, क्योंकि Okay. वहाँ पर इंडिया से रिप्रेजेंट करने वाली मैं एक अकेली थी, सारी आउट ऑफ इंडिया से थी। और जितने भी पर्सनालिटीज़ थी वो सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी थी। तो उनके साथ में एक स्टेज पर खड़ा रहना, उनको compete करना। और ब्यूटी पेजेंट इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी। वहाँ पर आपका टैलेंट भी देखा जाता है, आपका इंटेलिजेंसी भी देखी जाती है, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, सब चीज़ें देखी जाती है। और इतने सारे लोगों में अपने आप को एक एज एन इंडिविजुअल खड़ा करना और उन सबको compete करके अपने आप को जीतना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैंने उसको बहुत मतलब हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। जो आपका ये एक्सपीरियंसेस रहे टाइटल जीतने से लेकर उसकी स्टार्टिंग तक, तो पर्सनल लाइफ में आपने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी उन स्ट्रगल को देखते हुए? आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर में कुछ ऐसी चीज़ें? मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है इन पेजेंट्स के थ्रू, कॉन्फिडेंस लेवल। ओके। तो इन पेजेंट्स के थ्रू, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी। सो ऑफ कोर्स मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई, कॉन्फिडेंस लेवल आया, कैमरा फेसिंग किस तरीके से की जाती है वो मैंने सीखा, किस तरीके से अपनी बात को रखा जाता है,
वो चीज़ें सीखी। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ तो मैंने अपनी पर्सनालिटी को, क्योंकि इन पेजेंट के थ्रू आपको पर्सनल ग्रूमिंग भी की जाती है, जिस पर्सनल ग्रूमिंग में हर एक चीज़ को कवर किया जाता है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और वो अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करी। और ऑफ कोर्स ये मेरे पेजेंट जर्नी की वजह से ही आज मेरी इन्फ्लुएंसिंग जो लाइन है वो कॉन्फिडेंट है। और जो लोग बोलते हैं ना कि अरे आप कैमरे के सामने कितना अच्छे से बोलते हो, तो ये मेरी पेजेंट लाइफ, जो पेजेंट जर्नी रही है ना, उसी की देन है। पेजेंट जर्नी और कंटेंट क्रिएशन दोनों बहुत अलग फील है, तो कैसे आपने मैनेज किया इन चीज़ों को लेके, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें? ऑफ कोर्स पेजेंट जर्नी बहुत डिफरेंट चीज हो गई और कंटेंट क्रिएशन बहुत डिफरेंट चीज हो गई, बट इन दोनों में अगेन मैं यही कहूँगी सिमिलर चीज है, कॉन्फिडेंस लेवल और पर्सनालिटी। सो पेजेंट जर्नी में मैंने वो सारी चीजें सीखी और पेजेंट जर्नी के बाद में मैंने मॉडलिंग भी किया है। और उसके बाद में मुझे ये था कि ठीक है मॉडलिंग करा, एक अपॉर्चुनिटी, एक स्कोप क्रिएट करा अपने शहर में। देन उसके बाद में मेरा ऐसा था कि यार कंटेंट क्रिएशन करते हैं, और क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस लेवल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑलरेडी इनहेंस हो चुकी थी, और करते करते मतलब ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस करते करते एक परफेक्शन आया और एक परफेक्शन के बाद कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आई। तो कॉन्फिडेंस जो था ना वो शुरू से लेकर आज तक मेरे साथ में है। ओके, यूजुअली हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, आपकी बात करें, आप किसी शॉप या किसी रेस्टोरेंट या किसी भी बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, तो आप क्या देखते हैं सबसे पहले? देखिए, एज एन इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। वो कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिसिटी है उस चीज़ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जब मैं किसी शॉप का या प्रमोशन करती हूँ तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या सेल कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, और उस प्रोडक्ट को अगर मैं अपनी ऑडियंस तक दूंगी तो उसके जेन्युइन रिव्यूज क्या हैं उसके। अगर किसी चीज का टेस्ट अच्छा नहीं है और मैं अगर बता रही हूँ कि टेस्ट अच्छा है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी ऑडियंस का ट्रस्ट। और उस ऑडियंस के ट्रस्ट के लिए मैं हर कुछ चीजें प्रमोट तो नहीं करूंगी। ओके। और ऐसा भी होता है समटाइम्स कि मैं अपने प्रमोशन, जहाँ मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है पर मैं मना कर देती हूँ प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ऑडियंस का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं वो कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगी जिससे हमारी सोसाइटी या हमारी जो कम्युनिटी है उसको इफेक्ट करे या सोसाइटी गलत रास्ते पर जाए। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ध्यान रख कर ही प्रमोशंस करती हूँ। ओके। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूजुअली जो भी वो शॉप को लेकर या बिजनेसेस को लेकर लोकल प्रमोशंस करते हैं, तो उसमें एक सवाल ये आता है कि जेन्युइन प्रमोशन और एक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में क्या फ़र्क आपको लगता है? बहुत फ़र्क है। जब हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट में ब्रांड अपनी स्टोरी बताता है, और जब कोई एक इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करता है तो इन्फ्लुएंसर प्रमोशन में क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी हो, आप अपना एक रिव्यू शेयर कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि यहाँ पर आओ या आओ, आप ये कहते हो अगर आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर ट्राई करिएगा। सपोज आज ये मैं कॉफी पी रही हूँ और कॉफी बहुत अच्छी है, तो मैं यही बोलूंगी कि यहाँ पर अगर आ रहे हो तो ये कॉफी जरूर ट्राई करें। तो जब, और दूसरी चीज क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी एज एन इन्फ्लुएंसर, लोग को आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और आपने अगर ये चीज बोली कि ये जरूर ट्राई करो, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ता है। और जो आपकी ट्रस्टेड ऑडियंस है वो डेफिनेटली वहां जाएगी कि यार परिधि ने वहां जाकर इस चीज की तारीफ करी थी, तो मुझे जाके करना चाहिए। सो एडवर्टीजमेंट इज अ डिफरेंट थिंग और प्रमोशन इज अ डिफरेंट थिंग, एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन में ज्यादा बेनिफिट्स है कंपैरेटिवली एडवर्टीजमेंट के। ओके, ठीक है। एक कंटेंट क्रिएटर या एक इन्फ्लुएंसर जब अपना काम शुरू करता है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो ज्यादा उसको इफेक्ट करती है? लाइक लोगों का जजमेंट करना, या व्यू कितने आ रहे हैं, या क्या उसको इफेक्ट करता है? उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर बात करें कंटेंट क्रिएशन की और क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, तो आजकल पता है क्या ट्रेंड है, जब भी आप एज एन इंडिविजुअल जाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, XYZ, आपके कितने फॉलोवर्स है? अच्छा 5,000 है। व्यूज कितने आते हैं? अच्छा 10,000। नहीं 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 नहीं, हम नहीं करवाएंगे प्रमोशन। चाहे बंदे का कंटेंट की क्वालिटी बहुत हाई है, लोग क्या जज करेंगे? आपके व्यूज कितने हैं और आपके फॉलोवर्स कितने हैं।
बट मेरा ऐसा मानना है और हर कंटेंट क्रिएटर को मेरा यही मैसेज है कि क्वालिटी पर जाओ, क्वांटिटी पर मत जाओ। जैसे कि मैं अपने कंटेंट्स पे क्वालिटी पर ध्यान देती हूँ, क्वांटिटी पर नहीं देती हूँ। और मैं अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को भी यही कहती हूँ कि अगर मैंने आपका प्रमोशन किया है, सपोज उसके 10,000 व्यूज भी गए हैं और 10,000 में जैसे 100 कस्टमर्स भी आपको मिल रहे हैं ना, तो आपका प्रमोशन वर्थ इट है। और वहीं अगर मिलियंस व्यूज चलेगा और मिलियन व्यूज के बाद में भी अगर आपको बिजनेस नहीं मिला, तो आपका जो मिलियन व्यूज जाने के बाद में भी अगर आपको बिजनेस नहीं मिला, आपकी एक भी कस्टमर आपकी शॉप पर नहीं आया, तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट है। सो क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए। इन्फ्लुएंसर जैसे मान लीजिए कोई बड़े शहर का है और कोई छोटे शहर का है ना, तो अगर वो जीरो से शुरुआत करा, मान लीजिए आज से वो 0 फॉलोअर्स से शुरुआत करता है, उसको कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो पहली बात तो ये कि उसको क्या प्रोसेस रखनी चाहिए 6 महीने तक, और दोनों में क्या डिफरेंशिएट आ सकते हैं, एक बड़े शहर का मान लीजिए दिल्ली साइड का हो और एक छोटे शहर का, तो क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं और क्या डिफिकल्टीज आ सकती है? अगर आप लोग कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज से स्टार्टिंग 6 मंथ तक, तो मेरा यही कहना है कंसिस्टेंसी रखिए। आप कोई भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। समटाइम्स क्या होता है, एक दिन वीडियो डाला, व्यूज़ नहीं आए, दूसरे दिन वीडियो डाला, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तीसरे दिन, तो चौथे दिन इंसान हार के बोलता है छोड़ो यार, अपने बस का नहीं। बट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। दूसरी चीज़ अपनी नीश, यानी कि आप जिस चीज़ में आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो 10 चीज़ों के पीछे मत भागो। आप फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आपको लगता है कि फूड ब्लॉगिंग मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे खाने पीने का शौक है, मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आपको बाहर से टूर्स मतलब ट्रैवल करने का शौक है, तो आपको लगता है टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से एक फील्ड को उठाइए, चाहे वो फूड ब्लॉगिंग हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग हो, या फिर वो प्रमोशंस हो, और फिर उस पर फोकस करके आगे बढ़ते जाइए। और इनिशियल फेज में अगर आपको लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में भी प्रमोशन करना पड़ रहा है, तो आप करो। 6 महीने तक उसको क्या एक प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए? क्वालिटी कंटेंट ऑफ कोर्स मैटर करता है, तो क्वालिटी कंटेंट पर भी जाना चाहिए। सेकंड चीज, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। तीसरी बात ये कि अपनी नीश बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो ये करना है, दैट मीन्स तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। जहाँ कंसिस्टेंसी होती है वहाँ सक्सेस मिलता है। और एक और चीज मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि रास्ता आपको बना बनाया मिले, इस चीज पर मत जाइए, चलते जाइए, अपना रास्ता खुद बनाते जाइए, डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ में होगी। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कैसे रन करता है, क्योंकि आपको काफी साल हो गए? पहली बात तो कि आप इंस्टाग्राम में आपको कितने साल हो गए, एक बार हमें देखिए, बताएं। मैंने इंस्टाग्राम यूज करे हुए 2016 में मैंने इंस्टाग्राम पर लॉग इन किया था। ओके। और उसके बाद में मेरा मिसेस इंडिया की जर्नी और ये सारी जर्नी शेयर करी। और अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो 2020 से मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था। 20 से मतलब हाँ, अराउंड 2020 से मैंने प्रमोशन से स्टार्ट करे थे। अदरवाइज मैं रील्स और वीडियोस बनाना, अपलोडिंग, तो ये मेरे 2016 से एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पर। ओके। और बट मेन जो कंटेंट जो आप अभी वो जिस पे रन करते हैं 2020 से मैंने स्टार्ट किया था। अराउंड 6 साल आपको 6 साल मुझे हो ऑलमोस्ट हो चुके हैं चुके हैं कंटेंट पूरी क्रिएट करते हुए। कंटेंट क्रिएट करते हाँ। हैं। तो हाउ द एल्गोरिथम रन्स, तो हमारे जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज भी आपको ये चीज कहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग कुछ तो भी वीडियो डाल रहे हैं ना, आपके वीडियो वायरल हो जाते हैं। और वहीं आप ऐसा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, मैसेजिंग दे रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आपको वो जेन्युइन व्यूज मिले। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम लोग समहाउ टाइम पास करने के लिए चलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे, मतलब दो कैटेगरी है इंस्टाग्राम Obviously, पर, कि एक जो टाइम पास करने के लिए चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। और एक वो है जो जेन्युइनली कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए चला रहा है, तो कंपैरेटिवली व्यूज कम आएंगे। तो यूजुअली इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम के भरोसे तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि इंस्टाग्राम किस एल्गोरिथम पर वर्क कर रहा है। आपके हिसाब से पर डे में कितनी रील एक न्यू क्रिएटर को डालनी चाहिए? सिंगल वन। हर दिन की एक रील आप पोस्ट और करिए। बेस्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सुबह या शाम में? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हाँ। मेरे लिए बेस्ट टाइम शाम को रहता है। Okay. 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक आप रील पोस्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि इंसान ऑफिस से फ्री होता है,
वो घर आता है, मोबाइल स्क्रॉल करता है, या रात को सो रहा है तो वो स्क्रॉल करके फिर डिपेंड अपॉन सोएगा। आपका कंटेंट क्या है। आपका कंटेंट क्या है? अगर आप क्लोथिंग ब्रांड से हैं या क्लोथिंग कर रहे हैं तो आप दिन में 12 बजे के बाद रील डालिए, क्योंकि हाउसवाइफ का मोस्टली टाइम तब होता है जब वो रिलैक्स करती हैं, रेस्ट करने का टाइम होता है, तब वो मोबाइल स्क्रॉल करती है, दिन में चलाती है। ओके। तो क्लोथिंग है तो ये डालिए, फूड ब्लॉगिंग है तो शाम को डालिए, क्योंकि फैमिली सारा देखती है शाम को। तो आपकी कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट का जो मैटर है उसको देखकर आपको पोस्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, सेकेंडली आजकल बहुत सारे आप देखेंगे कि क्योंकि आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए कि जल्दी फेमस हो जाएं, जल्दी फॉलोअर्स चाहिए, तो बहुत सी बार जो क्रिएटर्स होते हैं वो ना पैसे से फॉलोअर्स खरीदते हैं या उस ट्रैप में आ जाते हैं। तो वो ये क्या है पूरा गेम प्लान है, इसका क्या सीन है? मतलब ये जेन्युइन होते हैं या फिर जस्ट शो पीस हैं, फेक डेमोस टाइप हैं? ये एक फेक फॉलोअर्स होते हैं बेसिकली, ये जेन्युइन नहीं होते हैं। ये आप कंपनीज रन होती हैं जिनके थ्रू बहुत सारी आईडीज को क्रिएट किया जाता है और उन आईडीज के थ्रू आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, बट एक लेवल के बाद वो फॉलोअर्स वापस माइनस हो जाते हैं। आज आपने पेमेंट दे के फॉलोअर्स बढ़ा लिए, बट उसके बाद में वो धीरे धीरे वापस आपको कम होते जाएंगे फॉलोअर्स। और मुझे ऐसा लगता है फेक फॉलोअर्स पे क्यों जाना है यार, अपने आप पे इतना यकीन रखो, अपने आप अपने फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अपना ऐसा कंटेंट दो ना कि आपको फेक फॉलोअर्स की जरूरत कम। फेक फॉलोअर्स कहीं ना कहीं आपकी इंस्टाग्राम आईडी की ऑथेंटिसिटी को भी कम करते हैं। और जब आजकल काफी ज्यादा सुनने में होता है कि इंस्टाग्राम ने अपना ये अकाउंट बैन कर दिया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन फेक फॉलोअर्स भी है। कंटेंट क्रिएशन बाहर से ग्लैमरस लगता है, बट कितनी मेहनत लगती है स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया से लेकर फाइनल पोस्टिंग तक? बहुत मेहनत लगती है, और आपने बहुत सही कहा कि बहुत ग्लैमरस लगता है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको पहनना क्या है और आपको किस फील्ड के, मतलब आप किस चीज का प्रमोशन कर रहे हो, आपको उस अकॉर्डिंग आपको क्लोथिंग पहनना है। ऐसा नहीं आप स्कूल का प्रमोशन करने गए और आप जींस टॉप पहन के चले गए या आप कोई ड्रेस पहन के चले गए। आपको प्रॉपर साड़ी पहननी है या सूट पहनना है। आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको कुछ वेस्टर्न टच में जाना है, तो आपको ड्रेसिंग आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो सबसे बड़ा टास्क तो कपड़ों का हो जाता है। दूसरा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर हो, अगर आपने एक ड्रेस आज पहन ली और वही ड्रेस आपने कल या परसों किसी और शूट में पहन ली, तो आपके पास 100% कमेंट आएगा कि मैडम कपड़े तो चेंज कर लेते। तो ये चीज हमेशा होती है। सेकंड चीज, लोगों का हमेशा ये होता है कि जब पूछते हैं प्रमोशन के लिए कि मैडम क्या चार्जेस है, और मैं अपना चार्जेस बताती हूँ, मैडम क्या है, कैमरा ही तो उठाना है, बोलना ही तो है, 5 मिनट में आप बोल लोगे, उसके इतने रुपए ले लो। अरे भाई, आप बोल के देखो कैमरे के सामने। ये कैमरे के सामने बोलने के लिए बहुत सारे साल जो है वो स्ट्रगल किया है, प्रैक्टिस की है, जब जाके आज ये कॉन्फिडेंस आया है और कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं और वो चीज बोल रहे हैं जो आप चाहते हैं। तीसरी बात ये हो जाती है कि कॉन्सेप्ट क्या रखना है, कस्टमर क्या चाह रहा है, और कस्टमर की नीड को फुलफिल करना कि भाई वो ये चाह रहा है और आपको उसी चीज को प्रेजेंट करना है। तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट बहुत मैटर करती है किसी भी कंटेंट को बनाने में। तो स्क्रिप्टिंग पर बहुत फोकस किया जाता है। फिर शूट करना, कौन सा एंगल परफेक्ट होगा, कौन सा एंगल में लाइटिंग सही आ रही है, किस एंगल में ये चीज है। कभी कभी कस्टमर के भी कुछ लूप होल्स होते हैं जो हमको नहीं दिखाना होता है, तो कैमरे में कहीं वो चीज दिख तो नहीं रही है जो हमको नहीं दिखानी है। तो ऐसे करके बहुत सारा चैलेंजिंग होता है। और एक शूट को करने में, एक वीडियो प्रमोशन को करने में, छोटी से छोटी शॉप का भी अगर ले लो तो 2 से 2.5 घंटे हमको लगते हैं। उसके बाद एडिटिंग प्रोसेस, मतलब 100 क्लिप से भी ज्यादा क्लिप्स निकलती है, उसको 1 मिनट में समराइज करना और फिर अपना वॉइस ओवर देकर, उस वॉइस ओवर में भी बहुत स्ट्रगल होते हैं, कितनी बार रीटेक्स भी होते हैं क्योंकि आपने कुछ गलत बोल दिया। सपोज कस्टमर को आपने वीडियो बना के भेजा और उसने अप्रूव नहीं किया, दीदी यहाँ पर नहीं, ये बोलना है। तो बहुत स्ट्रगल होता है। कम से कम आप ये मान के चलो कि 4 से 5 घंटे का स्ट्रगल होता है, और 4 से 5 घंटे में आपका दिमाग जो है ना वो 100 की स्पीड से भागता है। Exactly. तो बहुत ज्यादा ये जो ग्लैमरस दिखता है, जो 1 मिनट की रील दिखती है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में कहें, बहुत से ऐसे रिजेक्शन आए होंगे, फेलियर आए होंगे, जब आपको उस समय लगा कि यार गलत हुआ है, बट आप आगे चल के आपको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? सबकी लाइफ में फेलियर्स और रिजेक्शंस होते हैं, और मेरी लाइफ में भी हुआ। जब मैं अपने करियर के स्टार्टिंग पर थी, तब मैंने जॉब्स करी, और 2 जॉब में मुझे रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन इन द सेंस ऑफ फेलियर मिला। सो
वहां पर आके या मैंने कहीं इंटरव्यू दिया और मुझे रिजेक्ट, पहले सिलेक्ट किया बाद में रिजेक्ट कर दिया, तो उस मोमेंट पर मुझे लगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई, रोई भी सही। और विद इन 1 मंथ मैंने अपना ये मॉडलिंग करियर ब्यूटी पेजेंट से स्टार्ट किए, ब्यूटी पेजेंट किया, मैं जीत गई ये कर। तब बैक ऑफ द माइंड आज भी अगर मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मुझे रिजेक्शन नहीं मिलता तो आज मैं उसी जगह होती और मैं वही जॉब कर रही होती। ये मैं डैम श्योर हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि अगर मैंने किसी के साथ में मैं जुड़ी हूँ तो मैं लंबे समय तक जुड़ूंगी। तो मुझे पता है कि अगर मुझे वहां से रिजेक्शन नहीं मिलता तो मैं आज वहीं रहती। तो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था और मैं थैंक यू कहती हूँ उन दोनों जगहों को कि यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिला, इसलिए आज मैं इस स्टेज पर हूँ। और आज भी ऐसा होता है जब हम लोग शूट्स वगैरह करते हैं, सपोज किसी ब्रांड ने अप्रोच किया, मैंने अपने कमर्शियल्स बताए और कमर्शियल्स के बाद में लोग बोलते हैं नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है, हमको आपसे नहीं कराना। फिर वो जो भी सस्ता जहाँ पर उनको मिलता है वो वहाँ से प्रमोट शूट करवा लेते हैं। और मुझे पता है विद इन 6 मंथ वो वापस आएंगे मेरे पास ही, और वो आते हैं मेरे पास कि मैडम आप ही से प्रमोशन करवाना है। सो ये अचीवमेंट ही है। आप सेटिस्फाइड एट द एंड कि हाँ मैं बहुत अच्छी स्टेज में आ गई हूँ? नहीं, अभी भी मुझे बहुत कुछ बाकी है आगे जाने के लिए। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत अच्छी स्टेज पर हूँ, पर हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ लोग उसे समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हाँ ऑफ कोर्स मुझे आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। आपने एज एन इन्फ्लुएंसर क्रिएटर अपना प्रोफेशन इसी को आपने मान लिया है ना? हाँ। अब अगर मैं थोड़ी अपने क्योंकि मेरा भी जो प्रोफेशन रहा वो थोड़ा अलग रहा, मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा, बट जैसे यूजुअली उस समय क्या होता था ना कि स्कूल में आपको कहा जाता था कि आप सीए करो, सीएस हाँ। करो, है ना, ये फील्ड थोड़ी सी अनस्टेबल है Correct. ना, आप इसको एज एन पार्ट टाइम कर सकते हो बट फुल Yes. टाइम नहीं कर सकते हाँ। हो, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जैसे तो आज की जनरेशन बहुत अल्फा है तो वो तो बहुत आगे है, दे नो व्हाट टू चूज, बट अगर जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे कि नहीं, आप अभी इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हो, वो क्या प्रोफेशन बन सकता है? ऑफ कोर्स प्रोफेशन बन सकता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को यह कहूंगी कि जो छोटे छोटे बच्चे हर इंसान इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहता है, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, वो तो बहुत जरूरी है। और अदरवाइज आजकल जो बच्चे हैं अपनी एजुकेशन को साइड रख दिया, उनको लगता है बहुत पैसा है, करियर बहुत वो है, बट किसी भी चीज का एक पिक आता है और पिक के बाद में वो खत्म हो जाती है। सो आज ट्रेंड में है इन्फ्लुएंसिंग, कंटेंट क्रिएशन सब ट्रेंड में है, बट वो आगे किस तरीके से ट्रेंड में रहता है, आजकल एआई आ गया है तो आपके ऑप्शंस तो ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं। तो हाँ आप इसे मेन प्रोफेशन में ले सकते हैं, बट अपनी एजुकेशन और अपना साइड बिजनेस जरूर आपको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जब आपको यहाँ पर डाउनफॉल मिले तो आप अपने साइड बिजनेस से इनकम कर सकें। एग्जैक्टली। एक सवाल जो बड़ा अटपटा है कि मान लो कि आज इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इंस्टाग्राम का भाई बहन कोई और आ जाएगा क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर टिकटॉक बंद हुआ था तो टिकटॉक जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई थी जिसके थ्रू लोगों ने वो किया। सो अगर इंस्टाग्राम वैसे तो बंद नहीं होगा और बंद होता है तो फेसबुक तो है, फेसबुक नहीं है तो कोई और एप्लीकेशन आ जाएगी। एग्जैक्टली। सो टैलेंट की कमी नहीं है और देखने वालों की भी कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म चाहिए और वो मिल जाएगा डेफिनेटली। नो डाउट। जो जर्नी शुरुआत में जो परिधि थी और आज जो परिधि है, अगर आप पूरे इस जर्नी को देखें तो 3 चीजों पर, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रोफेशन हो और आपका करियर अभी तक है, आप उसको क्या डिफाइन करेंगे अभी तक? देखिए अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं यही करूंगी कि लोगों को कन्विंस करने में टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपका काम बोलना चाहिए, आप नहीं बोलना चाहिए कि ये है, आपका काम बोलना चाहिए। सेकंड चीज मैं ये कहूंगी, कॉन्फिडेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट हाँ कॉन्फिडेंस लेस भी नहीं होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट मेन चीज मैं यही कहूंगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपना गोल बिल्कुल सेट रखो और इतना ज्यादा उस पर स्ट्रगल करो, इतना ज्यादा उस पर स्टडी करो, इतना ज्यादा उस पर मेहनत करो कि आपका ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए, वन एंड ओनली परिधि होनी चाहिए। आज मार्केट में अगर कोई चीज हो रही है या कोई चीज चल रही है, किसी चीज का प्रमोशन करना है, तो जिसे परिधि से करवाना है ना वो परिधि से ही करवाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो चीज परिधि से मिलेगी वो और किसी से नहीं मिलेगी। सो वन एंड ओनली होना बहुत जरूरी है और फोकस क्लियर होना बहुत जरूरी है।
मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, किसी भी काम में आपका Focus फोकस तो होना बहुत ऑब्वियसली जरूरी बहुत जरूरी है, ताकि आप और जो मुझे लगता है जो लोग बस थोड़े टाइम करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कुछ और करते हैं, ऐसा फिर होता छोड़ है देते मार्केट हैं। में बहुत सारे जने हाँ, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो एग्जैक्टली। आपको एक लक्ष्य होना बहुत एक नाव में जरूरी है। सवार और रहना। हम लोग शुरू से वो अर्जुन का एग्जाम्पल सुनते हुए आए हैं ना, बिल्कुल। कि उनका लक्ष्य निर्धारित था, तो वही अर्जुन का लक्ष्य जैसे निर्धारित होके आप अगर काम करो तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। और कंसिस्टेंसी और मेहनत तो आपको ऑफ करनी ही कोर्स, पड़ेगी, उसके बिना और कुछ नया पॉसिबिलिटी करने नहीं। का लगन होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और दूसरी चीज है, कभी कभी हम लोग क्या हो जाता है ना कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं किसी भी चीज से। अभी कैसा लगता है ना कि अरे यार रुक जाते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेवल आने देते हैं, अरे यार थोड़ा और पैसा आ जाए फिर करेंगे, अरे नहीं नहीं अभी थोड़ा सा और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर करेंगे। जब जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना उसको ग्रैब कर लो, क्योंकि यू डोंट नो ना कि कब आपको वो चीज मिल जाए जो आप चाहते हो। तो करते रहो, प्रैक्टिस हमेशा इंसान को परफेक्ट बनाती है। बिल्कुल सही बात है। आपने इतने टाइटल्स जीते, मिसेस इंडिया हो, मिसेस यूनिवर्स हो, तो इतने टाइटल्स के बाद भी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, लोग थोड़ा एक स्टेज में आने के बाद वो अपने शहर में थोड़ी बड़ी सिटी की तरफ शिफ्ट करते हैं। आपने क्यों ऐसा सोचा कि नहीं मैं यहीं पे ही रह गए, यहीं पे आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जब मैंने टाइटल विन किया था मुझे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। समहाउ दिमाग में आया कि बाहर चलते हैं, फिर दिमाग में आया कि अगर हर इंसान बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने छोटे शहरों को छोड़ के चला जाएगा तो छोटे शहर की पहचान कौन बनाएगा। बिल्कुल सच। ये मेरे दिमाग में था। फिर दिमाग में आया कि बड़े शहरों में रहकर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट बड़ा बनने के लिए बड़े शहरों की जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल सही बात। आप जहां पर भी रहो। और दूसरी चीज ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपको बनी बनाई नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ता है। और मैं जब यहाँ रही तो मैंने धीरे धीरे अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाई, नेटवर्किंग के थ्रू मुझे मार्केट मिला और अपनी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि जिस शहर ने मुझे पहचान दिलाई है तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस शहर को आगे लेकर जाना, मेरे साथ साथ उस शहर को भी मैं आगे लेकर जाऊँ। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। और आप जैसे जो क्रिएटर्स हैं वो यहाँ रहेंगे तभी तो यहाँ के लोकल लोग इंस्पायर्ड हो पाएंगे। मतलब मेरे लिए मेरी जर्नी की सबसे खूबसूरत चीज ही पता है क्या है, कि जब मैं ये लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर रही हूँ और उनको आगे ले जाने का प्रयास जो कर रही हूँ, हमारा मतलब मेरी जर्नी की सबसे खूबसूरत चीज ही यही है कि मैं लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर रही हूँ और मेरे जरिए लोकल बिजनेसेस आगे जा रहे हैं। तो इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता नहीं है। एग्जैक्टली। और मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके, क्योंकि मैं सबके प्रोफेशन के लिए तो नहीं कर सकता, पर जितना हो सके आप जहाँ 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 लोकलाइज आपने पढ़ाई करी, जहाँ आपका बचपन बीता है, अगर आप कुछ बन जाते हो तो कोशिश करो उसी क्षेत्र को डेवलप करने का, ताकि आपको देख के लोग और और इंस्पायर्ड ज्यादा इंस्पायर। और समटाइम्स बड़े शहरों में आप भीड़ में कहीं खो जाते हैं। मेरे को, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप चित्तौड़ में पॉडकास्ट करते हो, आप बाहर क्यों नहीं जाते हो, उदयपुर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, क्योंकि मेरे चित्तौड़ में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, तो क्या जरूरत है बाहर मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं अगर चाहूँ तो मैं हर दिन एक पॉडकास्ट कर सकता हूँ, इतने टैलेंटेड लोग चित्तौड़ में हैं। और अभी भी बहुत से डोमेस्टिक जो दबे हुए टैलेंट है हम ट्राई कर रहे हैं उनको उठाने के लिए। तो आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं हमारी मिलते हैं इस चीज को लेकर, कि जिस क्षेत्र से आपने शुरुआत की है वहीं पर ही उसको करना। और बड़े शहर में जाकर आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। मुझे लगता है अपने शहर ने, अगर आप जिस शहर ने आपको पहचान दिलाई है तो उस शहर के लिए तो कुछ करना बनता है। अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी चीजें हमें जानने को मिली। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच शाश्वत, इतना अमेजिंग सा पॉडकास्ट लेने के लिए। मुझे लग रहा था कि चित्तौड़गढ़ में तो कोई तो ऐसा स्टार्ट करे, पॉडकास्टिंग स्टार्ट करे, और आपने बहुत अच्छे लेवल पर स्टार्ट किया है। सो ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगी कि इनके चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट भी करिएगा, और हाँ, फॉलो करना ना भूलिएगा। इसी तरह के एपिसोड्स देखने के लिए आप बने रहिए टेस्ट एंड टॉक शो में। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।